हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारी जो सीरीज है AIBE एग्जाम के लिए चल रही है और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हिंदी में मैंने MCQs प्रेजेंट करे हैं। देखो, मेरा खुद का इंग्लिश मीडियम है बट मैंने कोशिश करी है कि हम हिंदी मीडियम के क्वेश्चन सॉल्व कर सके, क्योंकि वरना इसमें क्या है, हमें MCQs की प्रैक्टिस नहीं कर पाते जो हम हिंदी मीडियम से होते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे कोई वर्ड्स गलत जाएं तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हो ताकि मैं भी आप लोगों के साथ हिंदी का सीख सकूं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। आंसर सबके सही है, कंसेप्ट सबके सेम होंगे, सही होंगे। बस हो सकता है अगर मानो प्रॉमिस है, प्रॉमिस को मैं वादा कह रही हूँ या वचन कह रही हूँ, और हो सकता है उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वादा के नाम से बोला हो या वचन के नाम से बोला हो। बस थोड़ा बहुत ये चेंज होगा, बाकी सब कुछ बिल्कुल सही होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविदा, जो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कॉन्ट्रैक्ट, की न्यायिक अवधारणा में शामिल है। तो मतलब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा जो संविदा है, उसका मेन कंसेप्ट क्या होता है, मेन उसकी अवधारणा क्या होती है। क्या होता है? स्वतंत्र सहमति और क्षमता, प्रस्थापना और स्वीकृति, प्रतिफल और अनुचित प्रभाव, करार और दायित्व। यहाँ पे करार का मतलब क्या हुआ? एग्रीमेंट। ओके, अब देखो मैं एक बेसिक कंसेप्ट बताती हूँ। ये चीज हमें पता है सबको। प्रस्थापना और स्वीकृति जब मिलते हैं, ये क्या बनाते हैं? एक वचन बनाते हैं, वादा बनाते हैं, प्रॉमिस बनाते हैं। जब इसके साथ हमारा प्रतिफल जुड़ जाता है, मैंने क्या बोला? जब इसके साथ हमारा प्रतिफल जुड़ जाता है, वो किसमें चेंज हो जाता है? करार में। और करार में जब सेक्शन 10, जो हमारा सेक्शन 10 है, जब ये करार के साथ जुड़ जाता है, ये हमारा बना देता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविदा। क्या बना देता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जिसको हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन जो हैं इसी के रिगार्डिंग होते हैं। इस वीडियो में इसी के रिगार्डिंग होंगे 4-5 क्वेश्चन। तो मैंने बोला प्रस्थापना और स्वीकृति मिलकर क्या बनाते हैं? वचन। वचन में जब प्रतिफल जुड़ जाता है, वो बन जाता है हमारा करार। और जब सेक्शन 10 वाली कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, वो हमारा चेंज हो जाता है संविदा में, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ओके, देखो इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि सेक्शन वाले क्वेश्चन ना लेके, जो डायरेक्ट हमें बेयरेक्ट से मिलते हैं उसको ना लेके, कुछ कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस ले। क्योंकि देखो, जो पेपर है ना, उसमें सारे एमसीक्यूज तुम डायरेक्ट बेयरेक्ट से वो नहीं उम्मीद कर सकते हो, कुछ कंसेप्ट वाले भी होते हैं। तो इस वाली वीडियो में हमारे कंसेप्ट वाले हैं। जो अगली वीडियो आएगी, अगर मेरी हिंदी की ये वीडियो अगर आप लोगों को समझ आई होगी, तो मैं अगली वीडियो जो हूँ सेक्शंस वाली लाऊंगी। ठीक है, अब आ जाओ अगले पे। एक करार का प्रारंभिक बिंदु है। तो एक एग्रीमेंट का, एक करार का स्टार्ट कहां से होता है? अभी मैंने ऊपर भी बताया था कहां से स्टार्ट होता है? प्रस्थापना से। क्योंकि मैंने अभी बताया प्रस्थापना प्लस स्वीकृति क्या होता है। देखो ऊपर आ जाओ वापस। प्रस्थापना और स्वीकृति होता है वचन। तो हमारा कहां से स्टार्ट हुआ? ये प्रस्थापना से। ठीक है, किसी शोरूम में कीमतों के साथ वस्तुओं का प्रदर्शन, मतलब जब हम कहा शोरूम में जा रहे हैं कोई कपड़े वगैरह लेने, और हमें डिस्प्ले में बाहर दिख रहा है, शोरूम में प्रदर्शन हो रहा है, क्या चीज? कोई भी चीज दिख रही है, उसके साथ उसका प्राइस भी लिखा है, कीमत भी लिखी है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? प्रस्थापना के लिए निमंत्रण। मतलब ये सिर्फ प्रस्थापना नहीं होती है, ये उस प्रस्ताव के लिए, प्रस्थापना के लिए निमंत्रण माना जाता है। क्यों? यहाँ पे इस केस में क्या होता है? नॉर्मल प्रस्थापना में तो क्या होता है? एक सेकेंड, प्रस्थापना में नॉर्मल क्या करते हैं? हम अपनी इच्छा बताते हैं कि हमें ये चीज बेचनी है। बट अगर हम उसका निमंत्रण दे रहे हैं, तो हम यहाँ सिर्फ तुम लोगों को जानकारी दे रहे हैं। हम जानकारी दे रहे हैं अपना डिस्प्ले करके कि इसकी कीमत इतनी है। ठीक है, तो आंसर है सी। अब मैंने बोला प्रस्ताव हम किस किस को दे सकते हैं। देखो प्रस्ताव हम किसी को भी दे सकते हैं। ए जो है बी को बोल सकता है कि भाई तू मेरी घड़ी लेगा क्या 1000 रुपए में? ठीक है, फिर मैंने बोला मैं एक वो निकाल सकती हूँ, प्रस्ताव निकाल सकती हूँ किसमें? अखबार में, कि जो भी मेरे डॉगी को ढूंढेगा मैं उसको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगी। या मैं बोल सकती हूँ सपोज सरकार ने कोई भी स्कीम निकाल दी कि ये जो दिल्ली में बंदे रहते हैं, ये सिर्फ एयरटेल की स्कीम जो है दिल्ली वाले बंदों को मिलेगी। तो इसका मतलब हम प्रस्ताव दे सकते हैं एक विशेष व्यक्ति को भी। व्यक्ति का विशेष वर्ग, मैंने बोला दिल्ली वाले लोगों के लिए। बड़े पैमाने पर दे सकते हैं दुनिया को, जो मैंने अखबार में खबर छिपवाई। फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगी? उपरोक्त सभी। अब जब मुद्रा बाजार तंग होता है,
तो किसी उधारकर्ता को उच्च ब्याज दर पर पैसा उधार देना ऋण के समझौते, समझौते मतलब करार, एग्रीमेंट को प्रस्तुत करता है। तो वो क्या दिखा रहा है? सपोज अभी जो मेरा मार्केट है, कौन सा, जो मनी मार्केट है, हमारा जो बाजार है, वो तंग है, मतलब कि अभी टाइट है। वहां पे क्या है, मैं तुम्हें पैसा तो दे सकता हूँ, ए कह रहा है बी को, मैं तेरे को पैसा तो दे सकता हूँ, बट मैं जो हूँ, जो उसका ब्याज दर होगा ना, मैं ज्यादा रेट पे लूंगा, मैं ज्यादा पे उधार देने को रेडी हूँ। कौन कह रहा है? ए कह रहा है। तो क्या ये हमारा करार है वो क्या होगा? वैलिड ही होगा, वैध होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाहे हाई इंटरेस्ट हो, चाहे ब्याज का जो दर है वो ज्यादा हो, बट ये वैलिड क्यों होगा, ये वैध क्यों होगा? क्योंकि उस टाइम पे बाजार मंद चल रहा था, बाजार में तंगी चल रही थी। ओके, अगर सपोज ये ये बाजार तंग ना होता, नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल केस में भी वो जो है, अगर उच्च ब्याज पर दे रहा होता पैसे, लोन जो उधार है वो ज्यादा ब्याज पे दे रहा होता, तो ये हमारा क्या हो जाता है? अवैध हो जाएगा। और वो कहाँ माना जाता है? वो क्या हो जाता है? अवैध नहीं, शून्य करणीय हो जाता है। और वो कहाँ होता है? ये सेक्शन 16 के अंदर बोला है, बट इसका शून्य करणीय कहाँ दे रखा है? सेक्शन 19A में। ओके, आ जाओ अगले पे। एक प्रस्ताव डाक द्वारा भेजा गया, ठीक है भाई, स्वीकारकर्ता ने पत्र पर स्वीकृत लिखा और उसे अपनी दराज में रख दिया और इसके बारे में भूल गया। ए ने बी को बोला, भाई मेरी घड़ी लेगा क्या 100 रुपए में? अब बी के पास ये जो प्रस्ताव था वो पहुंच गया। इसने क्या किया? बी ने उस पत्र पर स्वीकार लिख दिया और अपनी ड्रॉर में डाल दिया और उसके बारे में भूल गया। तो ये क्या माना जाएगा? ये जो हमारा करार है, क्या इसको हम वैध मानेंगे, अवैध मानेंगे? ये कोई करार होएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्वीकृति के बारे में जो प्रस्तावक है उसको तो कभी हमने सूचित ही नहीं किया। अरे तुम्हें सामने वाले को तो ए को तो बताना था कि मैंने तेरा स्वीकार कर लिया, बट तुमने तो उसको कुछ बताया ही नहीं, तो ये तो कोई करार होगा ही नहीं। तो आंसर क्या है? डी। अगले पे आ जाओ। स्वीकृत होने पर एक प्रस्तावना बन जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा क्या, कि प्रस्ताव को जब हम स्वीकृत कर लेते हैं, स्वीकृति मिल जाती है, तो वो क्या बन जाता है? हमारा वचन बन जाता है। ठीक है, अगले पे आ जाओ। प्रतिफल के संबंध में कौन सा नियम सत्य है? हमने बोला यह पर्याप्त होना चाहिए, फिर मैंने बोला वचनदाता की इच्छा पर चलना चाहिए, वर्तमान या भविष्य होना चाहिए, वचन ग्रहीता की इच्छा पर चलना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब देखो, हमें किसी को भी नहीं पता कि हाँ, अगर सपोज हमने कभी पढ़ा ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट, ये संविदा जो अधिनियम है हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो इसमें क्या हमें ट्रिक लगानी होगी, हमें थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना होगा। हम प्रतिफल वाले टॉपिक पे जाएंगे। सबसे पहली बात, अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहली बात जो उसका डेफिनेशन है, जहां पे इनको परिभाषित किया गया है, पहले हम हमेशा वही सेक्शन देखेंगे। हो सकता है हमें उसी के बारे में कुछ आंसर मिल जाए, वरना अगर हमें वो भी नहीं मिला तो हम प्रतिफल का टॉपिक देखेंगे जो हमें दे रखा है सेक्शन 23 से 25 में। बट इस वाले क्वेश्चन में हम प्रतिफल के सीधा परिभाषा पे जाएंगे, जो कि सेक्शन 2 के डी में दे रखी है। वहां पे साफ साफ लिखा है कि प्रतिफल के लिए वो वचनदाता की इच्छा पर ही चलना चाहिए। कोई और बोलेगा हम नहीं मानेंगे, बट वो वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने बोला निम्न में से कौन सा सही है? ये हमें समझने की जरूरत नहीं है, बट इसका आंसर हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जो प्रतिफल है हमारा भूतकाल, वर्तमान, भविष्य हो सकता है। ओके, अब अगले पे आ जाओ। फिर मैंने बोला अगर स्वतंत्र सहमति है और वैध लेकिन अपर्याप्त प्रतिफल है, तो वो समझौता, समझौता इन द सेंस करार, वो क्या माना जाएगा? इसका मतलब अगर 1,000 की, 1 लाख की, चलो 10,000 की कोई आइटम है, ए ने बी को बोला भाई प्लीज मेरे को पैसों की बहुत जरूरत है, मेरी ये 10,000 की जो बाइक है, तू प्लीज 5,000 में ले ले, 5,000 नहीं तो सिर्फ तू 500 रुपए में ले ले। ये ठीक है। मैंने बोला प्लीज 10,000 की बाइक मेरे को 500 रुपए में ले ले, मेरे को पैसों की बहुत जरूरत है। अब बी ने जो है इस चीज को ले लिया, तो ये हमारा जो करार होगा वो क्या माना जाएगा? ये हमारा लॉफुल, वैध ही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो उसकी सहमति थी वो स्वतंत्र थी, और जो भी हमारा इसका उद्देश्य था वो हमारा वैध था। तो सिर्फ एक पैसे कम होने से, अपर्याप्त प्रतिफल होने से हम उसको अवैध नहीं कह सकते, बल्कि वो क्या होगा? वैध। ओके, अब मैंने बोला इसमें से कौन सा सही है। हम पूरी टेबल अभी पढ़कर आए कि प्रस्ताव और स्वीकृति बनते हैं वादा या वचन,
वादा प्लस प्रतिफल होता है हमारा करार, और करार में जब सेक्शन 10 में हमें बताया है प्रवर्तनीयता जब जुड़ जाती है तो वो बन जाता है संविदा। इसका मतलब हम सेक्शन 10 भी इसको कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, अब आ जाओ अगले पे। विशिष्ट राहत अधिनियम में परिभाषित जो शब्द हमें नहीं किए गए, हम उसको किसके अनुसार समझते हैं? हमें सबको पता है भारतीय संविदा अधिनियम, क्योंकि विशिष्ट राहत अधिनियम में बहुत सारे कुछ वर्ड्स, कई सारे वर्ड्स ऐसे यूज किए गए हैं जो वहां पे सिर्फ वर्ड्स को यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, बट उनको परिभाषित नहीं किया गया, तो हम उनको समझते हैं भारतीय संविदा अधिनियम के अकॉर्डिंग। ओके, अगले पे आ जाओ। मैंने बोला सभी करार संविदा हैं, यदि कब होंगे वो हमें ये चीज समझनी जरूरी है। वे संविदा के लिए सक्षम पार्टियों की स्वतंत्र सहमति से बनाए जाते हैं। वैध विचार के लिए, वैध विचार नहीं आएगा, यहां पे आएगा वैध प्रतिफल, वैध प्रतिफल के लिए और वैध उद्देश्य के साथ स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किया गया है। तो इसका मतलब देखो, सेक्शन 10 जब हम पढ़ते हैं, अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट सेक्शन 10 इंडेक्स में देखो, इंडेक्स में जो हेडिंग है वो एज इट इज यही मिल जाएगी। तो उसके लिए हमें 4-5 जरूरी चीजें बताई गई हैं, और वो क्या क्या बताई गई हैं कि पार्टीज जो हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए? स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। पहले बात तो ये बता दी। फिर हमने बताया कि पार्टी कैसी होनी चाहिए? सक्षम होनी चाहिए। सक्षम कैसे होंगी वो हमें सेक्शन 11 और 12 में दे रखा है कि कोई नाबालिग नहीं होना चाहिए, ये सब बता रखा है। फिर मैंने बताया कि जो हमारा प्रतिफल होगा और जो हमारा उद्देश्य होएगा वो हमारा क्या होना चाहिए? वैध होना चाहिए। ठीक है, लॉफुल होना चाहिए। फिर मैंने बताया वो कहीं पे भी जो है शून्य घोषित ना किया गया हो। ठीक है, ये 4-5 एसेंशियल हो जाते हैं, जरूरी कंडीशंस हो जाती हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगले पे आ जाओ। अब मैंने बोला किसी अवयस्क के साथ या उसके द्वारा किया गया संविदा क्या होता है? मैंने बोला कि अगर तुम कोई भी संविदा कर रहे हो किसी अवयस्क के साथ, ध्यान रखना वो हो जाता है हमारा शून्य संविदा। क्या हो जाता है? शून्य संविदा। ठीक है, इसका हमें पता है केस भी, मोहरी भी वाला जो केस है इसमें। ठीक है, वो हम केस लॉ वाली अगली क्लास लाएंगे। अब आ जाओ, वयस्क होने पर नाबालिग की सहमति। तो देखो क्या होता है, अगर कोई नाबालिग है, मैंने बोला क्या है? अगर कोई नाबालिग है, ठीक है, मतलब वो 18 साल से कम है, अगर तुम उसके साथ कोई भी संविदा में आ रहे हो तो वो हमेशा क्या माना जाएगा? अभी हम पढ़कर आए थे, उसको क्या माना जाएगा? वो शून्य संविदा माना जाएगा। देखो अगर वो 18 प्लस हो जाता है, सपोज 20 साल का, 20 साल में अगर तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में, अब संविदा में एंटर कर रहे हो, अब तुम उसको ये नहीं कह सकते हो कि अब ये जो हमारा संविदा है वो वैध हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको हम चाहकर भी सही नहीं कर सकते। तो अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता उस चीज का, क्योंकि अगर कोई चीज पहले से अवैध है तो तुम कल को उसको ये नहीं कह सकते 20 साल में जाके 21 साल का होकर वो चीज वैध हो जाएगी। नहीं, हम उसको चेंज ही नहीं कर सकते, अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगले पे आ जाओ। अगला बोल रहा है, एक गुरु ने चेला अपने भक्त को अगली दुनिया में उसकी आत्मा को लाभ पहुंचाने के लिए उसे अपनी पूरी संपत्ति उपहार में देने के लिए प्रेरित किया। उपहार होगा क्या? इसका मतलब कि एक गुरु है, गुरु ने अपने शिष्य को, अपने भक्त को बोला कि तुझे जो है बहुत ही आत्मा को तेरी शांति मिलेगी अगले जन्म में जाएगा तो, और उससे क्या है कुछ गिफ्ट ले लिया इसके बदले में। गिफ्ट में क्या ले लिया? अपनी पूरी की पूरी इस बच्चे की या जो अपना चेला है उसकी प्रॉपर्टीज ने ले ली। तो ये जो गिफ्ट माना जाता है वो क्या माना जाएगा? ये उपहार क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा हमारा शून्य करणीय। ये कहाँ चीज दे रखी है हमें? सेक्शन 16 के अंदर, कि कोई बंदा अगर एक उच्च पोजीशन पे है, उच्च उस पे है, किरदार पे है, ठीक है, जगह पर है, तो वो नीचे वाले बंदे को इसके नुकसान के लिए कोई भी संविदा में एंटर कर नहीं सकता है। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। संविदा में उसके नुकसान के लिए, इस छोटे वाले के नुकसान के लिए उसको किसी भी संविदा में एंटर नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है वो वॉइडेबल, वो शून्य करणीय माना जाता है, जो कि हमें सेक्शन 19A के तहत दे रखा है। अगले पे आ जाओ। एक संविदा शून्य करणीय है यह यदि यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा
किसी भौतिक तथ्य को छिपाने के कारण हुआ है, जिसके बारे में बोलना कर्तव्य के अधीन है, क्योंकि तो ये चीज क्या मानी जाएगी? अरे भाई, तुम्हारी ड्यूटी बनती थी कि तुम्हें बताना था कि ये जो जानवर है, ये जो घोड़ा है, ये पागल है, बट तुमने तो इसके बारे में बताया ही नहीं। या मैंने बोला कि मैं पेन लेने गई थी, मैंने बोला था मेरे को तो एक बढ़िया सा पार्कर का पेन दिखा दो, कंपनी का पेन दिखा दो, तुम जो है मेरे को बता ही नहीं रहे। मैंने बोला भैया ये पार्कर का पेन है, तुम्हें पता है, पर तुमने कुछ भी नहीं बोला वहां पे, तुम्हें पता है ये पार्कर है ही नहीं, तो क्या माना जाएगा? तुमने क्या किया मेरे साथ? धोखाधड़ी करी। ठीक है, और ये कहां दे रखा है? हमारे सेक्शन 17 के अंदर। ये गलत बयानी प्रभाव में, प्रभाव वाला कहाँ है? ये सेक्शन 16 में। ठीक है, आ जाओ अगले पे। रुपए का एक घोड़ा, जस्ट वेट, ए रुपए ये नहीं है, का एक घोड़ा बेचने के लिए सहमत है 1000 रुपए के लिए, करार पर 10। ए ये भी नहीं है कि सहमति स्वतंत्र रूप से दी गई थी, करार है। देखो इसको छोड़ो, इसकी हिंदी शायद गड़बड़ हो गई, मैं बताती हूँ। मैंने इसमें बोला कि 1000 रुपए का घोड़ा था, एक बंदा ए जो है वो सहमति दे रहा है, ए और बी के बीच में जो है स्वतंत्र रूप से सहमति है, वो कहते हैं ये 1000 रुपए का घोड़ा 10 रुपए में ले ले। अब ये जो हमारा करार है, वो हमारा करार क्या माना जाएगा? संविदा माना जाएगा। क्यों? चाहे पैसे कम हो, प्रतिफल कम हो उसके, 1000 का 10 रुपए में है, बट पार्टीज जो है हमारी स्वतंत्र रूप से इन्होंने अपनी सहमति दी है, तो वो हमारा करार जो है संविदा माना जाएगा। ठीक है, अगले पे आ जाओ। मैंने बोला एक करार जो है, पार्टीज के बीच में एक करार हुआ जहां पे किसी सार्वजनिक कार्यालय के लाभों को साझा करने का प्रतिफल किया गया था, उद्देश्य किया गया था, तो ये हमारा क्या माना जाएगा? हमारा ये शून्य माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। तो जो भी ऐसा करार है कि तुम्हें जो है सार्वजनिक कार्यालय के लाभ दे दूंगी, तो वो हमारा करार क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि ये जो भी हमारे प्रतिफल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे, इसके लिए सबसे पहले हम परिभाषित जो डेफिनेशन है सेक्शन 2, पहले हम वो देखेंगे, वरना उसके बाद सेक्शन 23 से 25 के अंदर भी ये चीज देखेंगे, और ये वाला हमारा कहाँ आता है? सेक्शन 23 में। ठीक है, अगले पे आ जाओ। कालातीत ऋण चुकाने का वादा है, इसका मतलब कि आज जो तुम्हें ऋण चुकाना था, बट तुम उसका प्रॉमिस कर देते हो कि मैं जो हूं तुम्हें इस तारीख को दे दूंगा, तो वो हमारा क्या माना जाएगा? प्रवर्तनीय, मतलब जिसको हम लागू करवा सकते हैं। ये कहां से निकल के आया है? सेक्शन 25 से। सेक्शन 25 में ये चीज डायरेक्ट नहीं बोल रखी है, तो इसलिए बोला ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है। तो ये वाला ऋण चुकाने का वादा प्रवर्तनीय है, ये चीज हो सकती है। पहले बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। लागू करने योग्य नहीं है, गलत। देनदार के विवेक पर लागू करने योग्य है, नहीं, ऐसा नहीं होता। यूं थोड़ी ना जो देनदार है वो बोलेगा तो ही होगा, नहीं। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ऐसा नहीं, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। समझौता, समझौता मतलब करार, करार जिसका अर्थ निश्चित नहीं है, या अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित करने में सक्षम नहीं है, इसका मतलब ए ने बी को बोला भाई ये घड़ी तू मेरे को 1000 में देगा कि 1500 में देगा। बी कह रहा है तू खुद ही कंफ्यूज है कि 1000 रुपए लेने हैं कि 1500 लेने हैं, तो ये चीज तो हो ही नहीं सकती, तो ये हमारा क्या हो गया? समझौता की जगह कर लो करार। ये हमारा करार क्या हो गया? शून्य हो गया। ये कहाँ दे रखा है हमें नहीं पता, बट हमें तो देखना पड़ेगा, तो हम अपना इंडेक्स खोलेंगे। इंडेक्स में जब हम सर्च मारेंगे, देखेंगे, तो हमें सेक्शन 29 में सेम यही वाली हेडिंग दिख जाएगी। ठीक है, अगले पे आ जाओ। भारतीय संविदा अधिनियम के तहत जो सट्टेबाजी का संविदा है, सट्टेबाजी का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो हमारा क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। ठीक है, अगले पे आ जाओ। पार्टियों द्वारा संविदात्मक दायित्वों के वैध प्रदर्शन पर वो संविदा क्या माना जाता है? इसका मतलब ए और बी के बीच में कोई संविदा आया हुआ था, संविदा में थे ये दोनों, जिसमें इन्होंने बोला था कि 1000 रुपए की घड़ी देनी है। इसने अपना काम कर दिया, इसने अपना कर दिया, इसने पैसे दे दिए, इसने घड़ी दे दी, तो वो संविदा क्या माना जाता है? कि वो हमारा अच्छे से परफॉर्म हो चुका है, हमने पूरा उसको जैसे भी था हमने उसको पूरा कर दिया है। ये क्या है? छुट्टी दे दी गई है? नहीं, ये गलत है हिंदी का। लागू करने योग्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, या कुछ भी नहीं होता, इसका आंसर यहाँ पे ही होगा कि वो पूरा हमारा कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, ये वाला होगा, इसकी हिंदी गलत हो गई थी। ठीक है, क्योंकि देखो ए ने इसको क्या बोला? वॉच के लिए इसने अपनी वॉच दे दी, इसने इसको पैसे दे दिए,
तो ठीक है ना, तुम्हारा कंप्लीट हो गया जो भी तुम्हारा संविदा था। ठीक है, अगले पे आ जाओ। एक वैकल्पिक वादा जिसकी एक शाखा तो कानूनी है और दूसरी हो गई अवैध, तो ये तो हम कोई भी बिना देखे हुए बता देंगे, हमें इसमें डायरेक्ट की जरूरत नहीं है। हमने बोला कोई भी एक ऐसा वादा है, ये चीज तो इसकी वैध है और दूसरी अवैध है, तो हम सिर्फ वैध को लागू करा सकते हैं, अवैध चीजों को नहीं। तो हमने बोला वैकल्पिक वादे को केवल हम कानूनी शाखा को लागू किया जा सकता है, कानूनी शाखा को, ठीक है, अवैध को नहीं करवा सकते हैं। अगले पे आ जाओ। किसी संविदा में दायित्व की प्रकृति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अगर मानो हमारा कोई संविदा है जिसमें हमने पूरा का पूरा उसका चेंज कर दिया, जो हमारा दायित्व था उसमें हमने उसकी पूरी प्रकृति को चेंज ही कर दिया, उसका जो नेचर था वो पूरा ही चेंज कर दिया, हम उसको क्या बोलेंगे? नोवेशन। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, किस किसका, नोवेशन का और परिवर्तन का। इसमें क्या डिफरेंस होता है नोवेशन और परिवर्तन में? परिवर्तन में तो क्या होता है, ए ने बी को बोला, नहीं ए ने बी को नहीं बोला, यहाँ पे ए जो है अपना एक छोटी सी शॉप खोल रखी थी जिसमें जो है ये फूल फ्लावर्स बेचता था। ठीक है, अब इसने क्या किया, फ्लावर्स बेचने के साथ साथ यहाँ पे सब्जियां बेचना भी शुरू कर दी, दोनों साथ में। इस चीज को तो हम कहते हैं परिवर्तन, कि कुछ इसने अपने बिजनेस में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। बट नोवेशन में क्या है, पूरी प्रकृति चेंज हो जाती है, बदल जाती है। कैसे? इसने फ्लावर्स और वेजिटेबल की शॉप को बंद करके यहाँ पे अपने खाने पीने का सामान बेचना शुरू कर दिया, तो ये हमारा आ जाता है नोवेशन में। ठीक है, अगले पे आ जाओ। अर्ध संविदात्मक दायित्व के न्यायिक आधार को निम्नलिखित सिद्धांत के माध्यम से समझाया जा सकता है। इसमें हम किस तरह से समझा सकते हैं? अन्यायपूर्ण संवर्धन। देखो इसमें क्या है, इस दायित्व का मतलब क्या होता है, इसको पहले बात तो हम बताते हैं अर्ध संविदात्मक क्यों कहा गया है। देखो जो हमारा संविदा है मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हमने ऊपर अभी इसका एसेंशियल्स पढ़े, इसकी जरूरी चीजें पढ़ी। सेक्शन 10 के तहत जो हमने पढ़ा कि पार्टीज की सहमति जो है वो स्वतंत्र होती है, हमारा वैध वो होता है उद्देश्य, वैध प्रतिफल होता है, पार्टीज जो है कॉम्पिटेंट होती है, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए जो जो एसेंशियल्स होते हैं वो सब फुलफिल होने चाहिए। इसको अर्ध संविदात्मक क्यों बोला है? क्योंकि हो सकता है कि संविदा के लिए जो जो चीजें जरूरी है उसमें से एक आधा इसमें नहीं है, इस वजह से इसको थोड़ा ही कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, थोड़ा ही संविदा माना जाता है। तो इसका जो सिद्धांत होता है वो किस चीज पे होता है? अन्यायपूर्ण संवर्धन। इसका मतलब भाई तुम अगर संविदा में एंटर कर रहे हो, ए और बी एंटर कर रहा है, तो कल को ए ऐसा कोई भी चीज नहीं करेगा जिससे बी को लॉस होए। ठीक है, तो ये किस पे बेस है? अन्यायपूर्ण संवर्धन पे। अगले पे आ जाओ। जहां संविदा का उल्लंघन होता है वहां विशेष हर्जाना दिया जाता है। मैंने बोला दो तरह के होते हैं, एक तो होता है जो नॉर्मल होता है, जो सामान्य होता है, एक होता है विशेष हर्जाना। विशेष हर्जाना हम कब देंगे? ए बी को विशेष हर्जाना कब देगा? जब बी ने ए को बता दिया था कि भाई अगर कल को तूने ये जो हमारे बीच में संविदा है, अगर कल को तूने इसका उल्लंघन किया तो मुझे देख कम से कम 1 लाख का नुकसान हो जाएगा। बी बोल रहा है, किसको बोल रहा है? ए को। तो मतलब मैंने ए को उस स्पेशल अपने विशेष हर्जाने के बारे में बता दिया था। तो यहाँ पे अगर इनके बीच में अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो संविदा है, उसका अगर उल्लंघन होता है तो वो विशेष हर्जाना कब दिया जाएगा? बताओ बताओ। अभी मैंने बताया केवल तभी जब संभावित जो हमने विशेष हानि थी उसकी सूचना दे दी हो, तभी हम जो है विशेष हर्जाना ले सकते हैं। जो भी हमें विशेष हानि है हमने सामने वाले को बता दिया हो। अगले पे आ जाओ। यदि संविदा के उल्लंघन पर भुगतान किए जाने वाला मुआवजा संभावित क्षति का वास्तविक पूर्व अनुमान है तो इसे क्या कहा जाता है? तो मैंने बोला कि अगर मेरे को कल को 1 लाख का नुकसान होने वाला है तो संविदा के उल्लंघन पर जो भी इसका मतलब हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट था, हमारा एक संविदा था कम से कम 1 लाख का, और हमने बोला था कल को अगर तूने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तू कम से कम मेरे को 50,000 का खर्चा तो देगा ही देगा। ये हमने पहले पूर्व अनुमान लगा लिया था कि इतना मुआवजा संभावित 50,000 हमने अनुमान लगा लिया कि इतना तो मैं मुआवजा लूंगी अगर कल को तू मेरा 1 लाख का संविदा तोड़ देता है तो ये हमारा क्या माना जाता है? परिनिर्धारित क्षति, जो हमने पहले से निर्धारित कर ली है। और अगर हमने पहले से ये चीज डिसाइड हमने नहीं सोच रखा था, हम उसको कहते हैं अनिर्धारित क्षति। ठीक है, अगले पे आ जाओ।
किसी बीमा कंपनी या वाहन मालिक के बीच वाहन दुर्घटना के परिणामों से बचाने के लिए एक संविदा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैंने बोला एक कंपनी है, वो उसके जो मालिक है, किसका, उस वाहन का जो मालिक है उसको कहता है भाई कल को जो भी तेरे को नुकसान होएगा वो कंपनी बैठी है, बीमा कंपनी बैठी है, तेरे को पैसा देगी। इसको हम क्या कहते हैं? इस वाले संविदा को क्षतिपूर्ति संविदा। कहाँ दे रखा है? सेक्शन 124 के अंदर। अगले पे आ जाओ। संविदा कानून में चलत प्रत्याभूति है, हमें नहीं पता इंडेक्स में कहा, बेरेक्ट में कहा है, कोई बात नहीं, हम इसका इंडेक्स खोल लेंगे। जैसे हमने इंडेक्स खोला, हम प्रत्याभूति वाली उसमें गए, श्रेणी में गए, उसकी कैटेगरी में गए, हमें पता लगा चलत प्रत्याभूति तो सेक्शन 129 के अंदर है। और जिसका मतलब इन्होंने क्या बताया है? लेन देन की वो श्रृंखला जहां पे विस्तारित प्रत्याभूति दी गई है। तो इसका मतलब जो हमारे कई सारे विस्तारित मतलब बहुत सारी, कई सारी सीरीज पे, कई सारी ट्रांजेक्शन पे, कई सारी लेन देन की चीजों पर आधारित होती है, वो होती है चलत प्रत्याभूति। और इस चीज को अगर हमें क्या करना हो, किसी भी समय जारी, जारी मतलब चलत, ये कर लो चलत। चलत प्रत्याभूति को प्रतिभू द्वारा लेनदार को नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है। मैंने बोला ठीक है, हम उसका नोटिस दे देंगे सामने वाले को कि अब जो हमारी चलत प्रत्याभूति है हमें उसे नहीं कंटिन्यू करना। बट हम इसका नोटिस किसके रिगार्डिंग देंगे? सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारे भविष्य के लेन देन के संबंध में है। हम पहले वाले के रिगार्डिंग नहीं दे सकते, क्योंकि हमने बताया जो हमारी चलत प्रत्याभूति है वो कई सारे फ्यूचर तक के लिए लेन देन है, उसके उसके लिए जाती है। तो अगर हमें कल को उस लेन देन को बंद करना है तो हमें उसको पहले भविष्य वाले के लिए नोटिस देना पड़ेगा, उसके संबंध में हमें नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत भी हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, अगर हेल्प कर रहा हो तो ऐसी वीडियोस में हिंदी में भी आगे ले आऊंगी, इसी सीरीज को मैं कंटिन्यू कर लूंगी। ठीक है, चलो हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल की डिलीवरी को कहा जाता है। अगर मैं किसी बंदे को कोई एक चीज दे रही हूं और किसी विशिष्ट विशेष उद्देश्य के लिए, हम उसको क्या बोलते हैं? उपनिधान। क्या बोलते हैं? उपनिधान। इसका मतलब अगर ए ने बी को अपनी कोई किताब दी, अपनी कोई बुक्स दी, तो किस चीज के लिए? विशेष उद्देश्य के लिए दी। ठीक है भाई, बी कह रहा है कि भाई एक हफ्ते में, एक वीक में मेरा एग्जाम है, तो प्लीज तुम मुझे ये किताब दे दोगे क्या? तो एक विशेष उद्देश्य के लिए इस वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपनिधान कहते हैं। ठीक है, अगले पे आओ। किसी खोई हुई वस्तु को खोजने वाला जो सामान्यतः बिक्री का विशेष्य है, कोई एक ऐसी चीज है, कोई वॉच है जो एक बिक्री का विशेष्य है, उसे तब बेचा जा सकता है जब उस वस्तु के संबंध में जिसने वो चीज खोजा है वैध आरोप इस प्रकार हो। कितना हो? मानो कि जो भी बंदा है खोजने वाला, अब ये क्या है, इस घड़ी को बेच रहा है, वो कब बेच सकता है? जब इस बंदे ने, ए ने, जिसने वो चीज खोजी थी, इसके ऊपर कितना खर्चा कर दिया हो? कम से कम 2/3 का इसके मूल्य का। सपोज ये घड़ी थी 600 रुपए की, इसने 2/3 का मतलब 2/3 इंटू 600, ये हो गया 400 रुपए का खर्चा अगर ये बंदा कर चुका है। ए जो फाइंडर था, इसका खोजने वाला बंदा था, तो वो इस वाली वस्तु को बेच सकता है। ठीक है, अगले पे आओ। एक निःशुल्क उपनिधान समाप्त कर दी गई है, मतलब कि कोई हमारा ऐसा उपनिधान है जो मैं फ्री में कर रही हूं, मैं किसी को फ्री में कोई चीज दे रही हूं, तो वो कब समाप्त होगी? किसी की भी मृत्यु पर, चाहे वो हो उपनिधाता या हो वो उपनिहिती। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार में दूसरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर कोई बंदा, हम क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं, उस बंदे को हम क्या बोलेंगे? बताओ बताओ। अभिकर्ता। इसका मतलब किसी ए ने किसी बी को बोला कि भाई ये मेरा काम करना है, ठीक है, ये मेरा काम करना है, तो क्या प्लीज तुम मेरा ये काम कर दोगे? तो इस बंदे ने जब इसको अपॉइंट किया, ये तो हो गया मालिक, प्रिंसिपल हो गया, तो जब इसको अपॉइंट किया अपने आप को प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो ये बंदा कहलाएगा अभिकर्ता। ठीक है, ठीक है, अगले पे आ जाओ।
निम्नलिखित में से किस प्रकार के संविदा में प्रतिफल आवश्यक नहीं है? हमें पता है एक संविदा के लिए प्रतिफल बहुत आवश्यक होता है। क्यों? हमें सेक्शन 10 में भी ये चीज देखा कि जब हमें एक संविदा हमें सही बताना होता है, वैध बताना होता है, तो उसमें एक प्रतिफल होना चाहिए जो कि वैध होना चाहिए। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, कहीं जगह ऐसा होता है जहां पे प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें से एक क्या है? हमारा अभिकरण। ठीक है, नेक्स्ट, अभिकरण के कानून के तहत अनुसमर्थन का प्रभाव है। अगर हमें कल को कोई चीज अनुसमर्थन का प्रभाव क्या होगा अगर वो अभिकरण का कानून है, वो क्या माना जाता है? हमारा पूर्व व्यापी। अब देखते हैं हम प्रत्याशित क्या होता है और पूर्व व्यापी क्या होता है। सपोज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मालिक, और एजेंट, एजेंट मतलब अभी हमने पढ़ा ऊपर जो होता है हमारा अभिकरण, ये तो होगी एजेंसी। हमारा एजेंट कौन होता है? अभिकर्ता। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी अभिकरण और अभिकर्ता में, इस वजह से। ये होता है हमारा अभिकर्ता, ये है हमारा अभिकर्ता, ये है हमारा मालिक। इसने क्या किया? मालिक ने इस बंदे को वो किया, नियुक्त किया। ये उस टाइम था 17 साल का। अब 19 साल में जाकर, अब ये चीज तो इनका क्या हो गया? अवैध हो गया। अब ये अवैध मतलब शून्य हो गया यहाँ पे। 19 साल की उम्र में जाके ये मालिक ऐसे नहीं बोल सकता कि हाँ आज मैं इस चीज को क्या कर रहा हूं? वैध कर रहा हूं। ये चीज हो जाती है हमारी, क्योंकि जो हमारा अभिकरण वाली चीज होती है वो हमारी क्या हो जाती है? पूर्व व्यापी होती है। क्योंकि जो तेरे को आज तू इसको वैध कर रहा है बेटा जी, ये तो पहले से अवैध चल रही है, वो चीज शून्य चल रही है, तो तुम इसको आज की डेट में वैध नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा क्या माना जाएगा? पूर्व व्यापी। ठीक है, अगले पे, संविदा अधिनियम के तहत एक अभिकरण को समाप्त कर दिया जाता है। कैसे समाप्त कर दिया जाता है? अगर हमारा कोई अभिकरण है, हम उसको कैसे समाप्त कर सकते हैं? देखो, ये है हमारा मालिक और ये है हमारा अभिकर्ता। अब इनके बीच में जो भी हमारा अभिकरण एंटर हुआ था, ये लोग आए थे किसी संविदा में, तो इस चीज को तुम कैसे खत्म कर सकते हो? मालिक अपनी अपने अधिकार को रद्द कर रहा है। मालिक अपने अधिकार को क्या कह रहा है? भाई आज से मैं तेरे को कोई काम नहीं दे रहा। ठीक है, अभिकर्ता कह रहा है अरे आप क्या दोगे, मैं खुद ही आपका काम छोड़कर जा रहा हूं। ये चीज भी हो सकती है। मालिक या अभिकर्ता की मृत्यु हो गई, ये भी हो सकता है। मालिक को दिवालिया घोषित किया जा रहा है, तो आंसर क्या होगा? सभी। तो मैंने इसमें एक ऑप्शन और क्या बताया? अभिकर्ता कह रहा है मालिक आप क्या छोड़ोगे मेरे को, मैं ही आपको छोड़ के जा रहा हूं, तो ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है। प्लस ये भी हो सकता है जिस उद्देश्य के साथ हमने अपना ये एंटर किया था, वो हमारा उद्देश्य क्या है? या तो हुआ ही नहीं, या हमारा उद्देश्य कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, या किसी निर्धारित समय के लिए अगर हम उस संविदा में आए थे और वो हमारा क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है वो समय, तो ये वाला ऑप्शन भी इसमें आ सकता है। तो आंसर है उपरोक्त सभी। मालिक के अधिकार के तहत अभिकर्ता द्वारा नियुक्त व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो मैंने क्या बोला यहाँ पे? मालिक के अधिकार के तहत अभिकर्ता द्वारा नियुक्त व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? देखो, ये है हमारा ए मालिक, ए नहीं, इसको हम एम ही कर देते हैं। ये है हमारा एम मालिक, ए है हमारा अभिकर्ता। मालिक अभिकर्ता को क्या कह रहा है कि भाई ये ना तेरा, ठीक है मैंने मान लिया तेरा सामान, तेरा काम है गुड्स को बेचना, सेल करना। मालिक कह रहा है अभिकर्ता को तेरा काम है गुड्स को बेचना, बट मेरे को ना थोड़ा सा ना बिजली का काम करवाना है, तू कर देगा क्या? ये कहता है भाऊजी मैं तो सिर्फ गुड्स बेच सकता हूँ, मेरे को तो नहीं आता बिजली का काम। मैंने बोला मुझे तो नहीं आता बिजली का काम। मालिक कहता है ठीक है तू नहीं कर सकता ना, ऐसा कर कोई मिस्टर एक्स को ले आ, वो कर देगा ये काम। तो ये जो हमारा मिस्टर एक्स होगा उसको हम यहाँ क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापित एजेंट। क्या बोलेंगे यहाँ पे? प्रतिस्थापित अभिकर्ता। ठीक है, उप अभिकर्ता हम उसको नहीं बोल सकते। उप अभिकर्ता कौन होता है? जब मालिक ने एजेंट को बोला, अभिकर्ता को बोला कि जा जाके अपने गुड्स बेचा, अभिकर्ता क्या करता है? किसी मिस्टर वाई को अपॉइंट कर लेता है, नियुक्त कर लेता है अपना सामान बिकवाने के लिए। ये जो वाई होगा ये होगा उप अभिकर्ता। बट हमारे इस वाले एग्जाम्पल में, बिजली वाले एग्जाम्पल में, जो हमारा एक्स होगा वो होगा हमारा प्रतिस्थापित अभिकर्ता। ठीक है, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं। और ये वाला जो हमारा संविदा वाला था, जो इसका पार्ट 1 था, जिसमें क्या है थोड़े कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस थे, जो सिर्फ डायरेक्ट सेक्शन वाले होंगे वो मैं अगली वीडियो में ले आऊंगी। पर इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो समझ आई होगी, मैं तभी अगली जो वीडियोस लाऊंगी वो आपके लिए हिंदी में ले आऊंगी। तो आप लोग मुझे जरूर बताना कि आपको इससे कुछ फायदा हुआ है कि नहीं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।